हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज़ द नीतू हियर। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, तो आपकी जो वीडियो होगी आपकी बिल्कुल शेड्यूल से हटकर होगी, जो हमारा सेशन चल रहा है उससे बिल्कुल हटकर है। एक्चुअली आपकी वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम कमेंट सेक्शन में कि मैम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर एक वीडियो लाइए, तो ये वीडियो स्पेशल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। क्या होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम? तो जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ये बाकी जो आपके पास कंजर्वेशन के लॉज होते हैं उन्हीं की तरह होता है, कुछ डिफरेंट नहीं इसमें। जैसे कि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। ये जितने भी आपके लॉज होते हैं इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इनको हम प्रूफ नहीं कर सकते। ये मैं नहीं बोल रही, एनसीईआरटी की बुक में आपका साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर आपको किसी भी लॉ को अगर डिस्प्रूव करना है, अगर उसको आपको रफा दफा करना है किसी भी लॉ को, तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल की रिक्वायरमेंट होती है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि आपके पास जो कंजर्वेशन लॉ है वो आपका डिस्प्रूव हो गया हो। ठीक है, तो जितने भी आपके लॉज है, कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, इसमें से कोई भी अभी तक तो डिस्प्रूव हुआ नहीं है। तो इसलिए इनको बोल दिया गया कि आपके पास एक नेचर का, हमारे पास नेचर का ही एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें इसमें पढ़ना है जो कि आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। इधर मैंने आपका एक लेक्चर ओवरव्यू लिखा हुआ है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि आपके पास मोमेंटम क्या होता है। अगर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक पहुंचना है तो पहले हमें मोमेंटम तो पता होना चाहिए ना, बेसिक तो पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है, तभी हम बता पाएंगे कि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सेकंड होता है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो मेन टॉपिक है वो ही है। इसके बाद करेंगे कि इसका प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। एंड इन द लास्ट आई इंक्लूडेड द न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से। तो क्या होता है आपके पास मोमेंटम? तो मोमेंटम के लिए आपको सबसे पहले फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो आपके पास फोर्स होता है वो किन किन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या हुआ कि मैंने 5 kg का एक ब्लॉक लिया मैंने 1000 kg का। अब मुझे बताओ कि आपको 5 kg के ब्लॉक की स्टेट को चेंज करना इजी है या फिर आपके पास जो 1000 kg का जो ब्लॉक है उसकी स्टेट को चेंज करना इजी है? ओबियसली जो 5 kg का जो ब्लॉक है उसकी स्टेट को चेंज करना इजी है ना। मतलब जितना कम मास होगा उतना ही ज़्यादा हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हो। एक आपके पास कैट, एक है एलिफेंट। ठीक है, तो अगर आप एलिफेंट है वो रेस्ट में है, उसको आपको मोशन में लेके आना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक कैट है वो रेस्ट में है, अगर उसको आपको मोशन में लेके आना है तो उस पर हमें कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो इसका मतलब जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, करता है। तो इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एक फैक्टर तो हमारे पास आ चुका है कि जो फोर्स होता है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। अब सेकेंड फैक्टर होता है आपका वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? इसके लिए हम एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड। मेरे पास 2 टेनिस बॉल हैं। ठीक है, 2 टेनिस बॉल हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों 100 ग्राम की टेनिस बॉल ली है मैंने। दोनों बॉल कितने ग्राम की? 100 ग्राम की। इसका मतलब दोनों का मास क्या है? कांस्टेंट मास का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वेरी नहीं कर रहा है। 100 ग्राम है तो आपका 100 ग्राम ही रहेगा। 2 टेनिस बॉल है 100 ग्राम की। एक बॉल को तो मैंने हाथ से फेंका, ठीक है, एक बॉल को मैंने थ्रो किया हाथ से, और जो आपके पास जो दूसरी टेनिस बॉल है उसको मैंने हिट किया रैकेट की हेल्प से। रैकेट की हेल्प से हिट किया तो जो आपके पास हमने रैकेट की हेल्प से जिस बॉल को थ्रू किया है उस बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जिस बॉल को हमने हाथ से फेंका है उस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? आपकी कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा रैकेट से जो जिस बॉल को हमने रैकेट से फेंका है उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जिस बॉल को हमने हाथ से थ्रो किया उस पर फोर्स लगेगा कम। तो इसका मतलब जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। अगर मास की वैल्यू कांस्टेंट है तो जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो फोर्स की डिपेंडेंसी आपकी किस किस पे हो गई? अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करके देखें तो फोर्स आपका वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है और मास पे भी डिपेंड करता है। तो मैंने लिखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखना कि मैंने मल्टीप्लीकेशन के सिंबल का यूज़ किया है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल का यूज़ किया है। वाई आई डोंट यूज़ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन
और डिवीज़न। वाई इंस्टेड ऑफ आई यूज़ द मल्टीप्लीकेशन? वाई? बिकॉज इफ़ वी टेक इफ़ m इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पर मास की वैल्यू 0 लेती हूँ तो मल्टीप्लिकेशन के केस में तो आपका फोर्स भी 0 आएगा ना, होना भी चाहिए फोर्स। अगर मास ही नहीं है तो हम फोर्स किस पे लगाएंगे? तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हमने लिया, ये तो हमारा सही है। अब इसको हम डिस्प्रूव कैसे करेंगे? अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर मैंने लिया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m प्लस v, ठीक है, यहाँ पर ले लिया मैंने एडिशन। अब रखो m इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पर हम रखते हैं m इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 रखने पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के है। क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है? नो। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपके पास मास ही नहीं है तो आप वेलोसिटी किसकी काउंट करोगे? किस चीज़ को आप वेलोसिटी दोगे? ठीक है, तो इसका मतलब आपकी तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? आपका मल्टीप्लिकेशन ही फिट होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू में वी। अब हम बार बार m इंटू वी, m इंटू वी, m इंटू वी नहीं बोलेंगे, हम इसमें एक पर्टिकुलर सिंबल यूज़ करेंगे m इंटू वी के लिए, वो होता है आपका पास p, ठीक है, वो होता है आपके पास p। m इंटू वी को मैंने रिप्लेस किया p से। अब ये जो यहाँ पर p फैक्टर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, इस p फैक्टर को बोलेंगे हम मोमेंटम, यही होता है आपका मोमेंटम, ठीक है। तो आपका जो p होगा p इज इक्वल टू एम वी, यही क्या कहलाएगा आपके पास? मोमेंटम। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स मास एंड वेलोसिटी। अरे मास और वेलोसिटी का ही प्रोडक्ट है ना, ठीक है। तो मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा? इज द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी का कितना मास है और उसकी वेलोसिटी है, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? मोमेंटम आ जाएगा। सेकंड, आपके पास जो मोमेंटम होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वाई मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ इज ए स्केलर क्वांटिटी? Because momentum depends on the velocity and velocity is the vector quantity, so we take the momentum as a vector quantity instead of a scalar quantity, ठीक है। इसके बाद इसकी SI यूनिट होगी kg मीटर पर सेकेंड। सबसे जो इजी काम होता है वो फॉर्मूले से SI यूनिट निकालने का ही होता है। देखो P आपके पास किसके इक्वल होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास की SI यूनिट क्या होती है आपके पास? kg। वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो आपकी मोमेंटम की SI यूनिट क्या हो जाएगी? kg मीटर पर सेकेंड, ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा था मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम क्या होता है। अब इसके बेस पर, इसी फॉर्मूला के बेस पर मैं एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, तो आपको ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अगर आप इस पर एक दो न्यूमेरिकल्स कर लोगे तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मास दिया हुआ आपको, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आपको मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं आपका न्यूमेरिकल। तो ये आपका मोमेंटम के बेस पर एक बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल। इसमें बोला गया व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द मैन ऑफ द मास 75 kg। इसमें आपको मैन का मास दिया हुआ है 75 kg व्हेन ही वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और जो मैन है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? आपका 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। मास आपको मिल गया, वेलोसिटी आपको मिल गई, और आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें? मोमेंटम। मोमेंटम आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू में वेलोसिटी, दोनों को करो आप मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा आपका 150। एंड इन लास्ट SI यूनिट लगाना बिल्कुल भी ना भूले। SI यूनिट क्या होगी मोमेंटम की? मास इंटू में वेलोसिटी। तो मास की होती है kg और वेलोसिटी की हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। तो आपकी मोमेंटम की SI यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ गया आपका 150 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल आपको मोमेंटम में कहीं और देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपका सिर्फ एक फॉर्मूला बेस था, सिर्फ फॉर्मूले को आपको याद करवाने के लिए था, आपके माइंड में रहे कि हमने ऐसा कुछ सोल्व किया था, P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी कुछ होता है। तो अभी इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमने पढ़ लिया क्या होता है, उसके बेस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हमने किया था। अभी देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा, स्टेटमेंट से आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो आपके पास यहाँ पर एक टर्म लिख रखी है मोमेंटा, मोमेंटा होती है आपकी मोमेंटम की जो प्लूरल फॉर्म होती है ना, उसी को मोमेंटा बोलते हैं। और यहाँ पर आपके पास एक वर्ड यूज़ किया गया बॉडीज़, 2 बॉडीज़। ये कौन सी 2 बॉडीज़ है भाई जो यहाँ पर ली गई हैं? तो वो 2 बॉडीज़ हैं जो आपस में टकरने वाली है, मतलब जिनका कोलिजन
कोलिजन होने वाला है वो बॉडीज़, इनका हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि सम ऑफ द टोटल मोमेंटा ऑफ बोथ द बॉडीज़ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम। कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद का मोमेंटम दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। यही आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब कि जब बॉडीज टकराएंगी उससे पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम, उनका सम हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। इसकी अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि जो टोटल मोमेंटा होगा ऑब्जेक्ट का इज कंजर्ड रहेगा इवन आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन होने के बाद भी जो आपका मोमेंटा रहेगा वो कंजर्ड रहेगा। कंजर्ड का मतलब आपका एक तरह से कॉन्स्टेंट ही हो गया, पहले जितना मोमेंटम था उतना ही आपका बाद में होगा। अब कोलिजन का मतलब जहाँ पर भी हम कोलिजन की बात करेंगे वहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आप चाहे तो गैस मोलिक्यूल्स के कोलिजन की बात करो, या फिर आप कोई भी बॉल है उसका फ्लोर पे फेंक के मारो बॉल को और वापस वो कोलाइड होके फ्लोर से कोलाइड होके वापस आएगी, चाहे आप उसकी बात करो। या फिर स्पेस है, स्पेस में जो गैलेक्सीज होती है वो भी तो आपस में टकराती हैं, तो वहाँ पर भी तो कोलिजन होता है, तो वहाँ पर भी आपका पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो वैलिड होगा। ओके, तो ये थी आपकी स्टेटमेंट्स। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, छोड़ दो। यहाँ से एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। एक सपोज करो कि कोई भी एक पर्सन है, वो अपने रोड पे चले जा रहा है, मूव कर रहा है, पीछे से एक गाड़ी आई, उसने पर्सन को टक्कर मारी। अब वो जो पर्सन था वो कहीं दूर जाके गिरा, ठीक है, पर्सन था वो कहीं दूर जाके उड़ के वही गिर गया। अब ये कितनी दूर जाएगा ये डिपेंड करता है इस पर्सन के मास के ऊपर। ओके, अब टकराने के बाद ये पर्सन तो आपके पास बहुत हैवी वेलोसिटी से मूव कर गया आगे, मतलब कि कहीं दूर जाके टकरा के गिर गया ये, लेकिन जो आपके पास जिस गाड़ी ने इसको टक्कर मारी थी, इस गाड़ी की वेलोसिटी तो कम हो जाती है ना, हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से होता है, क्योंकि मोमेंटम होता है वो ट्रांसफ़र होता है। जब दो बॉडीज़ कोलाइड होती हैं तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम दूसरी में ट्रांसफ़र हो जाता है और सेकंड बॉडी का मोमेंटम फर्स्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये गाड़ी थी, ये तो जितनी स्पीड से मूव, इसने अपना मोमेंटम इस पर्सन में ट्रांसफ़र कर दिया और इस पर्सन ने अपना मोमेंटम इस गाड़ी में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये गाड़ी की जो स्पीड थी वो किस में ट्रांसफ़र होगी, इसका मोमेंटम पर्सन में ट्रांसफ़र हो गया ना। तो ये तो आपके पास बहुत हाई स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर गई, लेकिन इसका मोमेंटा तो गाड़ी की कंपैरिजन में कम था, ये हो गया आपका गाड़ी में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास गाड़ी की जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर मैंने दो बॉल्स ले रखी, एक आपकी रेड बॉल और एक आपकी ग्रीन बॉल। ओके, अब ये जो आपके पास ग्रीन वाली बॉल है ये आराम से बैठी हुई है, रेस्ट पोजिशन में है, ठीक है। ग्रीन वाली बॉल है ये आपकी रेस्ट पर है। इनिशियली जो ग्रीन बॉल है वो आपकी है भाई रेस्ट पे। अब जो ये बॉल रेड बॉल है ये आई, बहुत तेज स्पीड से रेड बॉल आई, इसने क्या किया कि ग्रीन बॉल को टक्कर मारी आके। अब ग्रीन बॉल को इसने टक्कर मारी तो इस कोलिजन हुआ ना कोलिजन। तो ये जो फर्स्ट बॉल है ये अपना मोमेंटा किस में ट्रांसफ़र कर दिया, इसने सेकंड बॉल में कर दिया ना ट्रांसफ़र। अब क्या सेकंड चुप रहेगी, वो भी तो अपना मोमेंटा फर्स्ट में ट्रांसफ़र करेगी ना। लेकिन फर्स्ट सेकंड है वो क्या ट्रांसफ़र करेगी भाई, फर्स्ट इसका जो सेकंड है इसका तो मोमेंटा इनिशियली ज़ीरो था। कैसे? क्योंकि हमारे पास इनिशियली तो ये जो बॉल थी वो रेस्ट पे थी ना, और आपके पास पी क्या होता है, आपके पास mv। जब इसके पास इसकी खुद की कोई वेलोसिटी ही नहीं है तो ये इसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो। तो ये अपना ज़ीरो मोमेंटा इसमें ट्रांसफ़र कर देगी। ज़ीरो मोमेंटा ट्रांसफ़र होने का मतलब जिसके पास ज़ीरो मोमेंटा पहुंचा है वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी ना। तो इसका मतलब जब फर्स्ट सेकंड को टक्कर मारेगी तो सेकंड तो आ जाएगी आपकी मोशन में और फर्स्ट आ जाएगी आपकी रेस्ट में, ठीक है। तो ये होता है कि कुछ नहीं, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया, यही होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन मतलब इनिशियली जितना मोमेंटम था वो किसके इक्वल होगा, आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम। फाइनली हमारे पास इसमें कितना मोमेंट है, ठीक है। तो जो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है ये आपके पास सेकंड लॉ और जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है और जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, इन दोनों का कॉम्बो होता है। वो कैसे होता है देखते हैं, चलो अभी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आपके पास मैंने बताया था कि जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो सेकंड लॉ और जो थर्ड लॉ होता है न्यूटन का, उन दोनों का कॉम्बो होता है। कैसे? आपका न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम किसी भी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, नेट फोर्स होता है वो डेल्टा p/डेल्टा t के इक्वल होता है ना, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है।
अगर किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है, सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। डेल्टा पी की वैल्यू ज़ीरो आने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू ज़ीरो आ गई। लिख दिया भाई चेंज इन मोमेंटम, किसका चेंज इन मोमेंटम, सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम, वैल्यू आ गई ज़ीरो। अब कोई भी क्वांटिटी है अगर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल होता है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसी तरह से आपके पास जो मोमेंटम था, चेंज इन मोमेंटम, उसकी वैल्यू ज़ीरो आई है, तो इसका मतलब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगी। और फिजिक्स में हम एक वर्ड होता है आइसोलेटेड, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि आपके पास उस सिस्टम पर जो टोटल नेट फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो नेट फोर्स टोटल लगेगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगा तो आपके पास मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपके पास मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसमें आपका एक टॉपिक होता है आपके पास रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन या फिर रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन के नाम से एक टॉपिक होता है। अक्सर इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो कंपटीशन में पूछ लेते हैं, तो देख लेते हैं इस टॉपिक को भी। यहाँ पर मैंने एक गन ड्रॉ की हुई है, ग्रीन पेन से मैंने गन को ड्रॉ किया हुआ है, और जो आपके पास बुलेट है इसको मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके पास जितना फोर्स गन बुलेट पर लगा रही है उतना ही फोर्स जो बुलेट होगी वो भी तो गन पे लगाएगी ना, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। फोर्स इक्वल लगाएंगे लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। गन है, उसने बुलेट पर फोर्स लगाया तो जो आपकी बुलेट है वो कहाँ मूव कर रही है, आगे मूव कर रही है। लेकिन जो आपकी बुलेट है उसने हमारे पास गन पर फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स लगाया लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया है ना, ठीक है। तो एफ ऑफ बी जी की वैल्यू होगी, ये एफ ऑफ बी जी के आपके पास फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू दी गन, और ये हो जाएगा आपके पास फोर्स ऑन द गन ड्यू टू दी बुलेट, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका सिस्टम क्या होगा, क्या यहाँ पर सिस्टम है, तो आपके पास जो गन है और बुलेट है ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे ना, जो गन है और बुलेट है ये दोनों ही तो आपका मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम के लिए नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो। अब आपके पास फोर्स यहाँ पर तो दो ही तो फोर्स लग रहे हैं भाई, एक तो बुलेट ने गन पे लगाया और दूसरा गन ने बुलेट पे लगाया, तो इन दोनों का एडिशन ही आपका ज़ीरो के इक्वल आएगा, या फिर और कुछ भी है, ये दोनों ही है ना, तो इन दोनों का एडिशन आपका किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि नेट फोर्स तो हम सिस्टम पर कितना लेके चलेंगे, ज़ीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स हम ज़ीरो लेके चल रहे हैं। अब जो आपके पास इंटरनल जो फोर्सेज होते हैं, इंटरनल फोर्सेज वो तो आपके पास न्यूटन की थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही देते हैं इंटरनल फोर्सेज। तो आपके पास नेट फोर्स हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ज़ीरो की इक्वल ले लिया। तो अगर नेट फोर्स ज़ीरो होता है तो यहाँ से हम देख लेंगे यहाँ पर मोमेंटम क्या आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो अगर स्टार्टिंग में आपका मोमेंटम था वो था आपका 2 kg मीटर पर सेकेंड था, तो लास्ट तक भी आपका मोमेंटम कितना ही रहेगा, 2 kg मीटर पर सेकेंड रहेगा। मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, 2 है तो 2 ही रहेगा भाई, 2 का 3 नहीं बनेगा वो, ओके। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपके क्या होंगे, बराबर। अब मुझे बताओ इस सिस्टम में क्या कोई इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियली तो आपका मोमेंटम कितना था भाई, ज़ीरो ही था ना। इनिशियली तो आपके पास जो बुलेट है और जो आपके पास बुलेट है और जो आपके पास गन है वो रेस्ट में ही थी, तो इसका इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और फाइनल मोमेंटम इसका क्या होगा, गन का मोमेंटम और प्लस में आपके पास बुलेट का मोमेंटम, दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और मोमेंटम आपके पास क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, यही होता है ना, यही आपके पास मोमेंटम होता है। तो करो अप्लाई भाई, बुलेट का मोमेंटम कितना हो जाएगा। अब जो बुलेट है वो छोटी है तो उसका मास मैंने स्मॉल m और वेलोसिटी ले ली स्मॉल v। गन है वो बुलेट के कंपैरिजन में तो बड़ी है ना, तो उसका मास ले लिया मैंने कैपिटल M और वेलोसिटी ले ली हमने भी कैपिटल v, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोनों में। जो गन है वो बड़ी है इसलिए आप कैपिटल M और कैपिटल v लें, और जो बुलेट है वो छोटी इसलिए आप स्मॉल m और स्मॉल v लेके चलें, ओके। तो बुलेट का आपके पास मोमेंटम क्या हो जाएगा, बुलेट का मास और बुलेट की वेलोसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं गन का क्या हो जाएगा, गन का मास और गन की वेलोसिटी दोनों का। अब मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लगाया अभी,
क्योंकि दोनों आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। बुलेट आगे जा रही है, गन है वो पीछे मूव कर रही है, पीछे मूव कर रही है ना। बुलेट अगर आगे जा रही है तो गन आपके पीछे की साइड मूव कर रही है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। इसको इधर ले आएंगे, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो रिकॉइल स्पीड आ जाएगी, गन की जो रिकॉइल स्पीड है, कितनी स्पीड से गन पीछे जाएगी, वो स्पीड आपकी आ जाएगी mv/m के इक्वल। ठीक है, इसके बेस पर अक्सर आपके कंपटीशन में न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके जो बेस पर जो क्वेश्चंस होंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ होगा और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स होंगे, वो हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। हाँ, आप मेरे अगर आगे मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। थैंक यू।